अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा माजरा है, कुछ ज़्यादा देर हो गई है। 750 यार, ऐसी ये फैन तो होंगे। अच्छा, तो ये दो पंखे क्या? हाँ, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सबको दिख रहा है? ठीक है, तो इसको क्विकली रिवाइज करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की थी। हमने जावास्क्रिप्ट का हमने देखा था कि जो हमें वेबसाइट के अंदर डायनेमिक चेंजेस करने होते हैं, यानी वेबसाइट को एक तरह से जिंदा कर रहे हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। एचटीएमएल सीएसएस में सिंपल क्या होता है कि आप एक चीज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सही है, लेकिन उससे आप कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सही है, कुछ ऐसा है वो इंसान है, ना वो बोल सके ना वो सुन सके, तो कुछ रह भी ना पाए, बस वो खड़ा है तो आपको दिख रहा है वहां वो खड़ा है। तो ये HTML CSS है। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन बस वो आपको दिखेगी और कुछ भी नहीं करेगी। अब इसमें कोई फंक्शनैलिटी है, कोई बटन है, कोई कैलकुलेटर है, कोई भी किस्म की फंक्शनैलिटी है, वो किसके थ्रू आएगी? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पहले पढ़ने हैं, सही है, तब जाके आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज बना पाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने देखा था कि HTML CSS जैसी नहीं होती कि उसके अंदर कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कोई चीज करनी है, नहीं। इसमें आपको कुछ चीजें सिखा दी जाएंगी, आपको उनको इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम उससे करवाना है। अब ये आपके ऊपर है। HTML में तो आपको बताया गया था कि HTML लिखो, उसके अंदर हेड लिखो, उसके अंदर बॉडी लिखो, TR लिखो, TD लिखो, आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे मैं टेबल कैसे बनाऊं, आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, आपको खुद एक चीज का इस्तेमाल करके कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है। लास्ट टाइम हमने जो चीजें पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट के बारे में, सबसे पहले हमने पढ़े थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको याद है कि कोई भी एक लफ्ज है जिसके अंदर कोई चीज सेव हो रही है, ठीक है, एक लफ्ज है जिसके अंदर मैं कोई भी चीज सेव कर रहा हूं। जैसे कि मैंने अपना नाम नेम के वेरिएबल में सेव कराया था। वेरिएबल सेव कराने के कितने तरीके थे? 3 तरीके थे। पहला कौन से? var, दूसरा const, तीसरा let। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लिख देते हैं एक var है, एक const है, let है। तो हमने 3 चीजें लिखी। आप थे लास्ट क्लास में? कॉन्स्ट में क्या फर्क है? सही है, फिक्स का क्या मतलब है? एक दफा सेव होगा उसके बाद दोबारा सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेट का क्या मतलब है? लेट क्यों है? लेट ग्लोबल होता है वार? लेट गलत, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इससे परेशान मत हो, लेकिन आपने से आपको प्रोग्रामिंग कर पढ़ी तो उनको थोड़ा इसका आइडिया है कि उन्होंने बताया कि लेट जो है वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, फंक्शन के बाहर उसको कोई वजूद नहीं, सही है। तो ये लेट है और वार को हम ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल का क्या मतलब होता है? सारी दुनिया, सही है। तो दो वेरिएबल की 2 किस्में होती हैं, तो जैसे लिख लेते हैं, आपको बाद में अभी आप थोड़ा सुन लेंगे ना, तो जब बाद में हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये चीज पढ़ी थी। तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। उसमें पहला आपके पास आता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा आपके पास आता है लोकल वेरिएबल।
ग्लोबल वेरिएबल जैसा उसके नाम से पता लग रहा है कि पूरे प्रोग्राम में, पूरे आपके प्रोग्राम में वो आपको वेरिएबल जहां चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। सही है, ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि आप उसको कॉल करवाए और वो आपको ना मिले। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो होता है वो एक मखसूस बाउंड्री के अंदर होता है, इस बाउंड्री के बाहर नहीं होता है। तो लास्ट टाइम मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल करके दिखाया था, मैंने ऑब्जेक्ट एक बनाया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया था, हमने उसको बाहर कॉल करवाया था, लेकिन बाहर वो अनडिफाइंड आ गया था। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि उस वेरिएबल में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं सर? अनडिफाइंड का क्या मतलब है? अनडिफाइंड अंग्रेजी का लफ्ज है, डिफाइंड का मतलब होता है किसी चीज की डेफिनेशन होना, अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है किसी वर्ड की डेफिनेशन ना होना। ये डिफाइंड और अनडिफाइंड है। अच्छा, ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल दोबारा आएगा, इस पे जिसको समझ में नहीं आ रही वो टेंशन ना ले, ये हम दोबारा कॉल करेंगे, बस नाम याद रख लीजिएगा, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। इसके बाद आता है कि यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाना सिखाया था कि वेरिएबल एक्चुअली बनता कैसे है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक 10 नंबर है, लाइक नंबर एक 10, उसको हमने किसमें सेव करवाया, वैल्यू। ये बात सबको समझ आ रही है? बहुत इजी है, बहुत आसान है। कोई भी ऐसा बंदा है जिसको इस लाइन नंबर 13 में कोई मसला हो, गुड। उसके बाद हम आए थे डेटा टाइप्स। कोई मुझे बताएगा डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप किसको कहते हैं, क्या होती है, कोई डेफिनेशन कुछ तो नहीं, डेटा टाइप होती है किससे में काफी उन्होंने अच्छी चीज बताई कि हम जो भी वेरिएबल में चीज असाइन करते हैं, असाइन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल में क्या असाइन किया है, 10। तो उन्होंने कहा कि आप वेरिएबल में जो भी चीज असाइन करते हैं उसकी कोई ना कोई किस्म होती है। सही है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि कोई ना कोई उसकी किस्म होती है। उन एग्जाम को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स। इसकी एक और मीनिंग है कि आपका कंप्यूटर जिस वेरिएबल में आपने जो भी चीज सेव करवाई है, इसको अपने पास सेव कैसे करेगा। सही है, वो अपने पास इसको सेव कैसे करेगा, वो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप। क्योंकि कंप्यूटर आपका नंबर को अलग तरीके से सेव करता है, स्ट्रिंग को अलग तरीके से सेव करता है, ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से, और एरे को अलग तरीके से। लेकिन एरे आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है। सही है, तो कंप्यूटर का सेव करने का तरीका डिफरेंट होता है। उसमें से हमारे पास ये जो डेटा टाइप्स हैं, अब इन डेटा टाइप्स की इकसाम है। सही है, इन डेटा टाइप्स की इकसाम में दो बड़ी इकसाम होती है। एक होती है बेसिक, सही है, या बेसिक या प्रिमिटिव, और एक होती है रेफरेंस। नॉन प्रिमिटिव कह रहे हैं या रेफरेंस टाइप्स कह रहे हैं। अब बेसिक में मैं बेसिक कहता हूँ, बेसिक्स पढ़ना आसान है, समझना आसान है। ऐसा समझ लेंगे एक डेटा टाइप बेसिक होती है और एक कौन सी होती है, नॉन बेसिक। यानी एक बेसिक होगी और एक नॉन बेसिक। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बहुत आसान सा फर्क है। अब एक आपके पास डेटा टाइप है नंबर। नंबर जो है, आप देखें, आपके पास एक आम जिंदगी में एक नंबर है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा डेट, तो मैं आपको कहूंगा डेट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में एक नंबर नहीं आएगा, आपके दिमाग में आएगा एक डे के 2 नंबर होंगे, मंथ के 2 नंबर होंगे, और साल के 4 नंबर होंगे। अब ये जो पूरा सीक्वेंस आपके दिमाग में आया, ये बना हुआ किस्सा है नंबर से, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग किस्म है। क्योंकि मैं जब ये लफ्ज बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एक पूरा स्ट्रक्चर। तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस। इसी तरीके से डेट क्या हुई, नॉन बेसिक डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा टाइप, जो कि किसी और डेटा टाइप पे डिपेंड करती है। क्योंकि आप जरा सोचें, डेट बिना नंबर के नहीं बन सकती।
जो चीज किसी और पे डिपेंड हो उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा जैसे बोल इसी रहे हैं कि वो किसी और के रेफरेंस से बनी हुई है। और बेसिक खुद एक अपनी एंटिटी है, बेसिक डेटा टाइप खुद एक अपना वजूद रखती है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे नंबर, नंबर है, नंबर किसी और पे डिपेंड नहीं है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किसी और पे डिपेंड नहीं है। फ्लोट है, वो डेसिमल है तो फ्लोट कहलाता है। कुछ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लोट को भी रेफरेंस करती है कि वो एक नंबर से निकल के बना है, चलो, लेकिन कुछ बोलती है नहीं ये गलत डेटा टाइप है। खैर वो बेसिक सी चीज है। इसके बाद आपकी रेफरेंस डेटा टाइप में पहली रेफरेंस टाइप जो आपने पढ़ी थी इसका नाम क्या था, तो ऑब्जेक्ट एक खास किस्म की डेटा टाइप है जिसमें हर किस्म की डेटा टाइप आ सकती है। मैंने आपको बताई थी वो एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें दूसरी एकसान भी हर डेटा टाइप सेव हो सकती है। सबसे ज्यादा तो ये कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। मतलब आप किसी भी किस्म की डेटा टाइप किसमें सेव करवा सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट की पहचान है। ऑब्जेक्ट नजर कैसा आता है, ऑब्जेक्ट की पहचान किनसे होती है, ब्रैकेट से, किससे, कर्ली ब्रैकेट से। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या होती है, क्या होती है, की वैल्यू। क्या होती है, की वैल्यू। ये आपके ऑब्जेक्ट की पहचान है कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर क्या आपको मिलेंगे, की और वैल्यू। ठीक है, बात है आप तो की वैल्यू होती है। अब ये की वैल्यू क्या होती है, की वैल्यू बेसिकली इस डेटा को पहचानने का तरीका है। अगर मैं लिख दूं होंडा 2020 11.5, मैं आपको कहूंगा 11.5 मुझे लाके दे, कैसे लाके दे, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है, कार, वेरिएबल तो एक ही है कार। अब इसके अंदर तीन चीजें मैंने सेव करा दी, तो आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे होंडा चाहिए, आप उसको कैसे बताओगे। एक चीज का आपने की दे दी है, की बेसिकली उसका नाम है, सही है। जैसे आप लोगों के नाम है तो वो आप लोगों की की है, आईडी कार्ड नंबर आपकी की है, स्टूडेंट नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी में होता है वो आपकी की है। आपको पहचानने का तरीका क्या है, की। तो ऑब्जेक्ट के अंदर पहचानने का तरीका इसकी की है, तो ये बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह दिखता है। अगर गौर करें तो नेम एक अलग से वेरिएबल बन सकता है, एक मॉडल एक अलग से वेरिएबल बन सकता है। तो बेसिकली ये अंदर होता वेरिएबल ही है, लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है इसकी ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। तो ये वाले जो वेरिएबल होती है नेम, मॉडल और माइलेज, इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया था ये अनडिफाइंड देगा, कंप्यूटर बोलेगा कि इसको मैं पहचानता ही नहीं हूँ। तो ये क्यों, क्योंकि किसके अंदर पाया जाता है, सिर्फ कार के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने आपको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा था तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के दो तरीके हैं। इस चीज के लिखने के दो तरीके हैं, और लिखने के दो तरीके में मैंने कौन कौन से बताया था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बताएगी, दूसरा डबल पी की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, अगर आप इसको जरा सोचेंगे तो बेसिकली इसी से मिलकर बनती है। इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, अंग्रेजी जबान में ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको क्या होगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के कोर्स में याद आ गया। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो टीचर बताती है बेटा जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा होता है वो वर्ब है, और जिस पे काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट। तो इसका और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, मिलता जुलता ही है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिस पे काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि बात सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, अभी तक आप जो बातें कर रहे हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। तो ये मत सोचिए कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सही से समझ आ जाते हैं, आप C++ उठा लें, आप पाइथन उठा लें, आप जावा उठा लें, आप जावास्क्रिप्ट उठा लें या R लैंग्वेज उठा लें, आपको सारी समझ आ जाएंगी।
क्योंकि आपसे उसका लिखने का तरीका हल्का सा बदला हुआ होगा, काम वही हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, डिट्टो सेम है। ठीक है, इस तरीके से टीचर बोलती थी कि बेटा जिससे काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कहती है कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाओ, यानी ऐसे हिस्से बनाओ जिन पे काम होगा, उनको अलग करो दूसरे हिस्से से जिसको अलग से काम होगा। इस तरीके से वो क्या करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग प्रोग्रामिंग हो रही होती है और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी वो सिर्फ उसके लिए है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे फर्ज करेंगे इस क्लासरूम के लिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। इस वेबसाइट में होगा क्या कि जो भी बच्चा नया एडमिशन लेगा, आप एक मैन्युअल फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे, जब आप सोचेंगे तो मैंने वही फॉर्म वेबसाइट में बना दिया। अब आपने उसको अपना नाम, अपना फादर नेम, अपनी एज, अपना स्कूल सब कुछ लिखा, आपने क्लिक किया सबमिट। ठीक है, तो ये मेरे डेटाबेस में आके सेव हो गया। अब ये जो स्टूडेंट है, अब प्रोग्रामिंग की जबान में एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। इसकी वजह क्या है, उसका नाम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसकी एज होगी, उसका स्कूल का नाम होगा, उसकी एजुकेशन होगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ये इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, समझ गए? तो मुझे इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं एक दफा ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसका नाम क्या दे दूंगा, स्टूडेंट। जब एक नया स्टूडेंट आएगा, एक नया डेटा फिल होगा और वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब मजे की बात है कि मैं आप कोई भी फंक्शन बनाता है, मैं कहता हूं कि भाई जो बच्चा मैट्रिक से कम एजुकेशन वाला है उसे रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये मैं किसके लिए प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए। तो ये किसके ऑब्जेक्ट के अंदर आना चाहिए, स्टूडेंट के। तो समझ रहे हैं, एक स्टूडेंट की जितनी फंक्शनैलिटी है वो उस स्टूडेंट के पैकेज के अंदर है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। तो मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के हवाले से जितनी प्रोग्रामिंग करने की मैंने कर ली। अब मैं आया टीचर्स पे, जो टीचर पढ़ाएगा, जिस क्लास को पढ़ाएगा, मुझे उसका डेटा लेना है। तो मैं उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अलग है, टीचर का ऑब्जेक्ट अलग होगा, उसका डेटा भी अलग होगा। मैं उसको एडमिशन वगैरह की डिटेल नहीं मांगूंगा, मैं उससे बोलूंगा कि भाई आप कौन सा कोर्स कराओगे, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, इस तरह के मैं उससे इन्फॉर्मेशन लूंगा। ये इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ है स्टूडेंट से, तो ये क्या हो गया, अलग ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये सारा डेटा सेव किसमें हो रहा है, ऑब्जेक्ट में। एक और बात मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है किसी एक चीज का, पहली चीज। दूसरा, उस चीज के बारे में आपको सारी मालूमात हो कि आप क्या इंफॉर्मेशन उठाने वाले हैं। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे स्टूडेंट की कौन कौन सी डेटा चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए, मुझे उसका फादर नेम चाहिए, मुझे उसकी ईमेल चाहिए। बात समझ रहे हैं, मुझे उसको पहले से पता है। इसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि मुझे ये पहले से मुझे पहले से बताना है कि मैं क्या करूंगा, नेम लूंगा, मॉडल लूंगा, नॉलेज लूंगा। मजे की बात बताता हूँ, अभी मुझे इसका नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा। ठीक है, फिर जब एक स्टूडेंट आएगा, पहले कार कर लेते हैं। एक नई कार आई, मेरे शोरूम है, उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है। अब वो एक नई कार आई है, तो मैं बोलूंगा कार डॉट नेम इट इज इक्वल्स टू टोयोटा। बोलूंगा कार डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू 2022। कार डॉट माइलेज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बिल्कुल न्यू कार है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पे कुछ ही बताया, लेकिन मैंने कहाँ पे बताया, यहाँ पे। अब जब आप कार को देखेंगे, कौन से लोग क्या मतलब होता है, किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने का मतलब समझते हैं सर, प्रिंट करने का मतलब समझते हैं सर। प्रिंट करने का मतलब होता है कि इसका जो अब डेटा है इसमें सेव हुआ, आपको कैसे पता, तो हुआ भी नहीं हुआ,
तो आप इसको क्या करते हैं, आप इसको स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, कहते हैं मुझे स्क्रीन पे शो हो। अब स्क्रीन पे कैसे शो होता है, मैं index.html को चलाऊंगा, हेलो वर्ल्ड में जानबूझ के लिखा था, इससे आपको पता लग गया कि HTML चल गई। HTML चल गई मतलब जावास्क्रिप्ट भी चली होगी। मैं इंस्टॉल करते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो ये देखिए आपके पास प्रिंट हो गया। ये कंसोल लॉग से है, किससे है, कंसोल लॉग। अगर आप कंसोल लॉग नहीं करेंगे, क्या नहीं नहीं नहीं, आप जस्ट फिलहाल लॉग करें। एक और होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें और आप कवर करें, अब आप पीछे आए दोबारा और इसको नीचे करें, तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आप डॉक्यूमेंट राइट करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट कहाँ प्रिंट करेगी, ब्राउजर पे। लेकिन ब्राउजर पे प्रिंट करना अच्छा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो HTML को समझ नहीं आती मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि HTML ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानता, HTML नंबर को पहचानता है और स्ट्रिंग को पहचानता है, फ्लोट को पहचानता है, यानी कि बेसिक डेटा टाइप ना उनको पहचानता है। एक और वेक्टर स्टाइल उनको पहचानते हुए मैं बताऊंगा, लेकिन वो किसको नहीं पहचानता, ऑब्जेक्ट को। तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप क्या चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करें, कंसोल। और कंसोल आपने देखा है वो बड़ा खूबसूरत सा कलरफुल बना के आपको ऑब्जेक्ट दिखाता है। इवन आप उसको क्लिक करते हैं एक्सपेंड हो जाता है, तो आपको बड़ा अच्छे से दिख रहा होता है अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये है। तो कंसोल लॉग ज्यादा बेटर है इसके। अगर आपको फिर भी देखना हो तो आप कार डॉट नेम को डॉक्यूमेंट राइट करना और आप पीछे आए तो आपको क्या प्रिंट हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिफॉल्ट आपकी हो जाती है। तो आप ये लिंक है ना, इसको कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करके चलाने चल जाएगा। एक लाइन में हो सकता है। तो उनका सवाल है कि भाई ये जो है ये मैंने मल्टी लाइन बनाया हुआ, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बच्चे ये भूल जाते हैं कि वैल्यू, ये मैंने सिर्फ दो स्ट्रिंग लगाई है, पीछे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग को शो कर रहा है। ये बेसिकली मैंने बताया है कि मैं यहाँ पे क्या सेव करवाऊंगा, स्ट्रिंग। लेकिन अभी क्या, अभी इंफॉर्मेशन क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी सिर्फ ये बना रहा था ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि भाई डेटा सेव होगा और वो क्या डेटा होगा, इसके अभी मुझे नहीं पता वो कौन सा डेटा, लेकिन होगा बाद में आगे जाके होगा। इसी तरीके से मॉडल का भी यही है और माइलेज 0 है। कॉमा कॉमा, हाँ मैं वही बता रहा था कि की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए क्या होता है, क्या होता है इसको मत भूलिएगा। बच्चे ज्यादा गलती ये करते हैं, वो यहाँ पे ये लगा देते हैं सेमीकोलन, या फिर एक बहुत ये गलती बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी मुझसे भी रहती है। उसकी वजह क्या है कि ये बच्चों के दिमाग में होता है वेरिएबल, बच्चों के दिमाग में होगा क्या, वेरिएबल। तो समझेंगे कि वेरिएबल को टाइम रखेंगे तो इक्वल टू लगा देंगे, तो ऑब्जेक्ट में भी ये चेंजेस कर देते हैं, तो अगर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसकी जगह पे आपको क्या बताने की कोशिश करें, क्या आना चाहिए, कॉलम आना चाहिए। और जब आप एक की वैल्यू लिख लें तो उसके बाद आप क्या लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट की पहचान है। जो नंबर है हाँ इसके आते हैं। अब मैंने मॉडल पे मैंने इसको क्या बोला है, कौन सा बोला होगा, मैंने यहाँ पे कहा मॉडल में क्या दिया, अब ये तो समझ गए होंगे कि ग्रीन वैल्यू का मतलब नंबर है और ये ब्राउन वैल्यू का है स्ट्रिंग। तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसको कॉन्सोल लॉग करें और हम खुद देखें कॉन्सोल में कि क्या होता है। हाँ ठीक है, और हम इधर आए इंस्पेक्ट पे, कॉन्सोल
सबको नजर आ रहे हैं? तीनों का नंबर क्या है? वो कलर क्या? ग्रीन। 2022 का कलर क्या? ग्रीन। इसका मतलब है कि उसने उसको किस तरीके से सेव किया है? नंबर के सूरत में सेव किया है, उसने स्ट्रिंग नहीं उठाया। ऐसा क्यों? किसी को थोड़ी भी नॉलेज है? नंबर नहीं नहीं, कोटेशन मार्क लगे हुए थे। अगर आपको गौर से देखो तो यहाँ पे मैंने उसको बताया, तो यहाँ पे मैंने उसको 2022 बताया नंबर, लेकिन ऊपर तो मैंने उसको स्ट्रिंग बोला था ना। इसकी हाँ आप बात हो जाए नंबर कर दिया। लेकिन इससे मैंने जब ये क्लास शुरू हुई थी पिछले हफ्ते में, तो मैंने इसका टेक्निकल रीजन बताया था। मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो एग्जाम बताई थी। एक मैंने बताई थी स्टैटिकली ड्राइव, और एक बताई थी आपको डायनेमिक। याद है मैंने वो ग्राफ दिखाया था, ऐसे करके मगर बना हुआ था, जावा इस साइड में था, जावा इस साइड में था। तो मैंने कहा था कि जो इस साइड में है वो स्टैटिक है, जो इस साइड में है वो डायनेमिक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, कि पहले वेरिएबल डिफाइन हुआ कौन सा? स्ट्रिंग। नीचे जाके वेरिएबल क्या बन गया? नंबर। ये जो पहचान है ये किस लैंग्वेज की पहचान है? डायनेमिक लैंग्वेज। किस लैंग्वेज की? डायनेमिक। डायनेमिक लैंग्वेज की दो मेजर एग्जांपल जो है वो एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट और दूसरी पाइथन है। पाइथन भी डायनेमिक है और जावास्क्रिप्ट भी डायनेमिक है। अब अगर आप ये सी प्लस प्लस है, सी प्लस स्टेटिक है, तो सी प्लस प्लस और आप जावा में हरकत करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या देगा? एरर दे देगा। एरर क्या देगा? This variable model is a string. You are trying to save number. तो आपको एरर देगा, तो आपको बताएगा कि भाई जिससे आपको बोला कि मुझे पास क्या आएगा? स्ट्रिंग। आप क्या सेव कराने की कोशिश कर रहे हो? नंबर। तो आपको करने नहीं देगा, एरर थ्रो करेगा। इसको हम कहते हैं स्टैटिकली टाइप और इसको हम कहते हैं डायनेमिकली टाइप। शुरू में जब ये लैंग्वेज आई थी तो इसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी समझी जाती थी। जो दादे थे ना, जो 70-70 साल से कंपनी में लगे हुए थे, उन्होंने बोला कि ये तो बकवास है, क्योंकि कहीं पर कोई भी चीज सेव करा लो, ये तो कोड क्रैश कर जाएगा। कहीं पे स्ट्रिंग आना होगा, नंबर पास हो जाए, मेरा भी कोड गया। कहीं पे नंबर आना होगा, गलती से किसी ने भी स्ट्रिंग पास करा दिया, मेरा कोड गया। क्योंकि जो स्टैटिक लैंग्वेज होती है वो तो आपको एरर दे देती है। अगर इधर एरर करना होता है तो एरर देती है, जब आप देख रहे होते हैं तो आपको एरर देती है कि भाई यहाँ पे नंबर सेव नहीं हो सकता। तो आपको ये मसला कभी भी फेस नहीं होगा कि आपने एक प्रोग्राम बनाया है, आप सोच रहे थे स्ट्रिंग में मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रिंग, और अचानक से मिल क्या गया? नंबर। ये मसला स्टैटिक लैंग्वेजेस में नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो शुरुआत में लोगों ने जावास्क्रिप्ट और पाइथन की मुखालफत जो पुराने जमाने के लोग थे, उन्होंने सोचा मुखालफत इसीलिए की थी कि भाई ये इस चीज से हम बड़ी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। एप्लीकेशन जो सारी दुनिया में हम चला पाए वो नहीं बना सकते। लेकिन जब ये लैंग्वेज पॉपुलर हुई, क्योंकि लोगों को समझने में आसानी थी, जावा पढ़ने जाएंगे ना तो आपको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे सिर्फ उसकी बेसिक पढ़ है। क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, किस तरह की क्लासेस होती हैं, टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, मैपिंग, पढ़ते 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 आपका दिमाग जब आधा हो जाएगा ना, तब जाके आपको बोलेंगे चलो एक आप कुछ लिखते हैं। तो जावा में ये इतना मुश्किल है, तो उसको सीखना मुश्किल था, उसको लिखना मुश्किल था। लेकिन जावास्क्रिप्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही है। अभी भी आप ज्यादातर चीजें देखेंगे उसमें आपको फील होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज ही बहुत चली है, तो लोग उसको बहुत जल्दी सीख गए और उस पर काम करने लग गए। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो गई। अब ये हाल है कि जावा पीछे हो गई है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावा बहुत मुश्किल है। और जावा पर ये कह सकते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत सॉलिड होती है, इसके क्रैश करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि जावास्क्रिप्ट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इसकी प्लेसमेंट में उन्होंने लेकर आए टाइपस्क्रिप्ट।
किसी ने नाम सुना टाइप्स हो गया, इसी की बनाएंगे, इसी के ऊपर एक लेयर बना दिए। जावा वाले का काम था ना, उन्होंने सारा उसके अंदर चिपका दिया। और मजे की बात है, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ना, वो चला लेती है। उसका पूरा साइंटिफिक डिफरेंट है। वो क्यों साइंटिफिक डिफरेंट है? क्योंकि वो स्टैटिकली टाइप है, तो वो आपको ये हरकत नहीं करनी होती। लेकिन आप उसको बोलते हैं मैं नहीं कर रहा, मतलब नहीं बताया कि इसका कौन सा वेरिएबल नंबर है, कौन सा वेरिएबल टाइप है, तो आपको कुछ नहीं करेगा। तो क्योंकि वो है क्या, जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने एक लेयर बना दिए और उसको क्या कहते हैं, टाइप। तो जो बड़ी कंपनियां हैं ना, जो जावा इस्तेमाल करती थी इस वजह से कि स्टैटिक है, वो खुश, जो आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर को उठाती हैं खुशी खुशी, क्योंकि उनको पता होता है अगर उसको जावास्क्रिप्ट आती है तो टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ लेगा। और टाइपस्क्रिप्ट जावा के एकदम सेम, एकदम सेम, सारे कॉन्सेप्ट भी सेम है। आप तो कभी जावा पढ़ेंगे, जावा के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कंफ्यूजन लगेंगे, लेकिन वो अलग चीज है। हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और है। क्या बोले भाई, इनका सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने बोला पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा होगा यार, वो कह रहे हैं अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूं तो ये वाला कोड चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। चला, मसला ये है कॉन्स्ट लगा है कार पे, चेंज क्या कर रहे हैं, अंदर का डेटा, अंदर का डेटा जो है नेम, वो खुद अलग से वेरिएबल है, उस पर तो कॉन्स्ट नहीं लगाएगा, सही है, वो तो बाहर कंजेस्ट स्कोप पे ही है। कॉन्स्ट असल में इसे ऑब्जेक्ट लगाना ही बेवकूफी है, इसके लिए है ही नहीं कई बार, बाहर ही लगता है या लाइट लगता है। अगर आपको इस फंक्शन को स्कोप के अंदर बनाना है तो आप लाइट लगा लें, है ना, बाहर लगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो आप लेट और कॉन्स्ट को भूल जाए, आप क्या इस्तेमाल करें, वार। अच्छा मजे की बात है, वार अगर आप फंक्शन के अंदर वार लिखेंगे ना तो वो लेट वाला काम करता है, ठीक है। अगर आप फंक्शन के अंदर वार लिखेंगे तो वो लेट वाला ही काम करता है, तो क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ वार वार वो ऑटो रिपेयरिंग था, लेट और कॉन्स्ट आए नहीं। अब जाके आया ES6 में, जब मैंने पढ़ा तो ES4 था। ES4 बेसिकली जावास्क्रिप्ट का वर्जन है। ES का मतलब है ECMAScript, जावास्क्रिप्ट का दूसरा नाम ECMA है, क्योंकि जो कंपनी इसको हैंडल करती है वो ECMA ECMA है, तो इसको कहते हैं हम लोग ES6, यानी ECMAScript 6। तो वर्जन 6 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्जन 6 की कुछ अलग चीजें हैं जो पहले नहीं थी, जो इवन मैंने भी बाद में पढ़ी, तो जब मैं कोर्स कर रहा था तो ES4 थी। तो अभी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जो कि पहले नहीं थी। अभी हमने ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा, ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे निकालना है ये भी हमने देख लिया। देखिए कि यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कार डॉट मॉडल, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, कार के अंदर एक वेरिएबल है मॉडल, उसका मुझे वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक और चीज हो सकती है, मैंने आपको बताई थी, यहां पे आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा फीचर्स, वहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक की बनाई है, की का नाम क्या है, वो कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। क्या कहते हैं, नेस्टिंग। टेक्निकल जगह में नेस्टिंग करा जाए, अगर आपको समझना है तो पेरेंट और चाइल्ड क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये नस्ल दर नस्ल आगे भी बढ़ सकती है, आप इसको जितना आगे ले जाएंगे, फिर पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, आप जितना आगे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन फिर आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे इसको जरा सोच लीजिएगा, कि वरना फिर आपको पता नहीं कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कलर ब्लू,
स्टैंडर्ड, ये और क्या होता है, टॉप स्पीड, 250। अच्छा, मैंने आपके सामने बनाया, ये एक समझ लें डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है कि आपने डेटा को सेव करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना डाला कि आपने पहले गाड़ी है तो गाड़ी का नाम, मॉडल, माइलेज अलग सेव करवाए और गाड़ी के फीचर्स हैं तो फीचर्स आपने अलग ऑब्जेक्ट में सेव करा दिए। तो होगा क्या कि ये जो फीचर्स हैं किसमें मिक्स नहीं होंगे, गाड़ी की मेन डेटा में, समझ रहे? लेकिन मैंने क्यों बनाया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट समझा सकता है। अब सवाल ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे उठाए, ये आप हमें बराबर मुझे बता, ये मुझे टॉप स्पीड की वैल्यू चाहिए 250, तो मुझे बता कैसे लाऊंगा? नहीं, मैं मतलब मुझे इसका टॉप स्पीड वेरिएबल इसको एक्सेस करना है, चाहता हूं मैं इसको कहीं पास करना है, मैं कैसे पास करूंगा? फीचर्स लिखेंगे, डॉट डॉट नीचे क्या लगा रहा है, क्या लग रहा है? तो वो कह रहे हैं जी अब्दुल्ला ने बताओ, अब्दुल्ला ने बताया तो कैसे बता रहे हो किसका फीचर? तो हमने कार बोला और बहुत बोला, तो नीचे क्या आ गया 250। परफेक्ट एग्जाम्पल, इसी तरीके से होगा। तो उनके कहने का मतलब था अगर मुझे डेटा चेंज करना है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे टॉप स्पीड चेंज करनी है तो कार डॉट, अच्छा ये VS कोड आपने नोट किया है, खुद आपको बताता रहता है। VS कोड इतना इंटेलिजेंट है, समझ गया है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर क्या क्या लिखा है, अब वो आपको खुद बता देगा कि भाई तुम्हें कौन सा वाला डेटा चाहिए जो आप ही ने लिखा है, समझ रहे हैं? तो मुझे कौन सा चाहिए, फीचर्स। इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सबसे कॉमन अगर ये होता है स्पेलिंग का, आपने कहीं पे स्पेलिंग गलत कर दी, कोड ब्रेक हुआ, फिर आप घूमते फिरेंगे कहाँ एरर हुआ। सही है, मेरी खुद की प्रैक्टिस है कि ईमेल लिखा हुआ होगा नॉर्मल, तो मैं उसको भी कॉपी पेस्ट करके लाता, मैं वो भी खुद टाइप नहीं करता, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होने के बाद मैंने चीज सीखी है कि इवन नॉर्मल लिखा हो, मेन लिखा हो, तो उसको कभी भी खुद टाइप मत करो, उसको क्या ले जाओ कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह ले जाओ, समझ रहे हैं? या फिर आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि डिटो आपका वही चीज साथ देता है। अब उसमें मसला ये होता है जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना जल्दी में, तो आपने फर्स्ट करा कि नेम नेम NAME होता है ना, आपने लिख दिया था NEME जहाँ पे आपने डिफाइन किया था, जब आप नीचे जहाँ पे नेम आपको इस्तेमाल करना था आप वहां लिखेंगे NAME, आपको मिलेगा ही नहीं। अब आप बोले यार मैंने ऊपर नेम तो लिखा है, तो जब आप ज्यादा थक जाते हैं ना चीज कर करके तो सब बता नहीं होता है, आप ऊपर जाएंगे आपके सामने लिखा होगा NEME, आप बोलेगा नहीं लिखा है, फिर आप नीचे जा रहे बोले यार डिफाइन नहीं हो रहा, हाँ उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है। अपने कैपिटल कहीं लिखा है कहीं स्मॉल लिखा है, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कॉपी पेस्ट, सिंपल, आप खुद का अपना दिमाग लगाए नहीं। तो यहाँ पे आप टॉप स्पीड सिलेक्ट करें फिर आप कर दें इसको 300, और अगर हम लोग इसमें चाहें तो यहाँ पे क्या टॉप स्पीड आ रही है, ठीक है? तो देखिए मैंने इसको कैसे एक्सेस किया कि पहले मैंने पैरेंट, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, तो बीच में क्या है डॉट। अच्छा मजे की बात है कि आपको यहाँ बताना चलता है ऐसे ही, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो जाए और फिर आगे बंद कर देना कि अगर ये पाइथन होती है तो पाइथन में ये कहानी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे आओगे ना तो पाइथन में ऐसे लिखते हैं इसको एरे टाइप, ऐसे डिफाइन करते हैं।
तो कार के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? नेम। और अगर हमें चाइल्ड वाला वो सिस्टम करना हो, नीचे चाइल्ड वाला, तो उसमें हमें करना पड़ता है सही है, ये हो गया आपका तो ये टिपिकल पाइथन का कोड है। इसमें क्या होता है, कार फीचर टॉप स्पीड इज इक्वल टू, तो ये पाइथन है टिपिकल कि आप देख रहे हैं कि सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्ट डिटो कॉपीज हैं। अब अगेन मैंने तभी कहा था कि कभी कभार होगा कि मैं पाइथन का कोड यहाँ पे छाप रहा हूँ, सही, फिर बाद में पीछे देखूंगा तो आए आए होंगे तो मैं आपको बोलूंगा सॉरी, मैं पूरा मिटाऊंगा फिर जांच करके लिखूंगा, क्योंकि वो तेजी तेजी में थोड़ा मसला हो जाता है। और पाइथन और जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि इनका दोनों का कोड बहुत मिलता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा मसला करती है वो है बूलियन। बूलियन वैल्यू याद है सबको? बूलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू फॉल्स। तो बूलियन वैल्यू में फर्स्ट करें, मैंने बूल एक वेरिएबल बनाया, मैंने क्या नाम दिया? बूल। और उसमें मैंने एक सेव करा दी वैल्यू ट्रू। बूल क्या है? ट्रू, सिंपल ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कंप्यूटर उसको सेव करता है, तो कंप्यूटर इसको पूरा TRUE सेव नहीं करता, तो उसको कैसे सेव करता है? वन वन। किस तरीके से सेव करता है? वन। ये फाइल पे बूलियन का वरना आप कहते हैं सर ट्रू लिखने की क्या जरूरत थी, हम इसको ये भी तो कर सकते थे। आप यहाँ पर हम ये भी तो कर सकते थे, स्ट्रिंग बना के ट्रू लिख देते, एक अलग जगह टाइप लिखने की क्या जरूरत थी। तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो ट्रू जब सेव होता है, अगर यहाँ पे फॉल्स होता है किस तरीके से सेव होता है? जीरो। इसका एक फायदा है, इसका क्या फायदा है यहाँ पे जरा देखते हैं। जो इफ स्टेटमेंट अभी आपके पास आएगी, इसको जरा कंफ्यूज ना होगा, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि होता क्या है। मैंने var b में सेव कर रहा था, तो पीछे वाले को दिख रहा है, तो var b में सेव कर रहा है जीरो। इसको मिटा मिटा के चलता हूं ताकि वो पीछे वाले को दिखे। तो b मैंने फिर से चेक किया, उसके अंदर सेव हुआ है जीरो। जीरो यहाँ पे क्या है? नहीं, वैसे है क्या? रेड लाइट कौन सी है? नंबर है, क्योंकि ग्रीन कलर में दिखा है। तो इसका एक और तरीका होता है, कस्टमाइज होता है, ब्राउजर को भी डिपेंड करता है आपके। आप लिखते हैं एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा, इसको मेथड कह रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं, टाइप ऑफ लिखें और अपना वेरिएबल नंबर लिखें, तो वो आपको इसकी क्या बता देता है? बहुत यूजफुल फीचर है। ये आपको कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये जो मैंने चीज सेव की हुई है क्या थी, देखिए यहाँ आपका फंक्शन, आपने बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है और वो कोई एरर दे रहा है, तो आपको समझ में नहीं आया एरर क्यों आ रहा है। तो आप दो चीजें हमेशा चेक करते हैं कि वो फंक्शन का आउटपुट क्या है और उस फंक्शन की डेटा टाइप क्या है। ठीक है, उल्टा चल जाएगा, उल्टा चल जाएगा। तो टाइप ऑफ बी क्या है? नंबर। ठीक है, एक चीज देखते हैं, मैंने क्या लिखा? हेलो, लेकिन क्या हेलो चला? नहीं चला। अब मैं कहता हूं बी इज इक्वल टू वन। बी में क्या सेव हुआ? वन। अभी भी वन क्या है? नंबर है। मैंने वही कोड वापस लिखा, उसको चलाया, तो पीछे देखिए क्या चल गया? अलर्ट चल गया। इसका मतलब है कि यहाँ तो आप ट्रू लिखें, ठीक है, या आप जीरो और वन लिखें, बात एक ही है।
जीरो को भी वो क्या कंसिडर करता है, फॉल्स, और अगर आप फॉल्स लिखें तो भी वो क्या कंसिडर करता है, और वन लिखें तो वो उसको क्या कंसिडर करता है, ट्रू, या आप ट्रू लिखें इसको भी क्या कंसिडर करेगा, ट्रू। अच्छा अगेन अगर आप ये चीज पाइथन में कर रहे थे तो पाइथन में क्या करके बताए, बस ये अब मजे की बात है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में एफ कैपिटल लिखेंगे ना वो आपको एरर दे देगा, उसको लगेगा कि ये क्या है, एक वेरिएबल है, वो कहेगा फॉल्स अनडिफाइंड। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ है, जब बैच वन को अपना रहे थे बहुत हुआ, तो मैं कोई वेरिएबल वैल्यू रखी होती थी बुलियन की, तो फॉल्स लिखना होता था, ट्रू लिखना होता था, मैं वो कभी कर देता था, क्योंकि वो पाइथन का सिंटैक्स है। इवन पाइथन आप लिख रहा होता मैं भूल जाता था ट्रू था फॉल्स है, तो वो लिख के रखना पड़ता है कि वो ताकि वीएस को मुझे एरर दे। तो अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है इसमें कलर जो है ना वेरिएबल वाला कर दिया लाइट ब्लू, तो वो उससे आपको पता लग रहा है कि ये गलत है, इसको क्या होना चाहिए, डार्क ब्लू कलर, क्योंकि बुलियन डेटा टाइप की। इसमें एक और चीज देखते हैं वेरिएबल्स का, अभी देख रहे हैं वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ये अभी इसको अभी इसके लाते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में ट्रू और वन चीजें दोनों बराबर है, इसको हम देख लेते हैं बराबर, लेकिन डेटा टाइप दोनों की डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम ट्रू कहते हैं इक्वल्स टू वन, तो नीचे क्या कह रहे हैं, डबल इक्वल्स टू हम बाद में पढ़ाएंगे, वो तो बहुत सिंपल सी चीज है। डबल इक्वल्स टू का मतलब है कि आप उससे पूछते हो, आप जावास्क्रिप्ट से पूछते हो तो क्या ये चीज इसके बराबर है, मैथमेटिक्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, सही है। थ्योरम्स थ्योरम्स में यही हो रहा होता है, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो कभी थ्योरम किया है, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, प्रूफ किया है, अच्छा तो ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है डबल इक्वल टू, एक इक्वल टू से क्या होता है, वेरिएबल डिफाइन होता है, और अगर आप डबल इक्वल टू लिखेंगे तो उससे क्या होता है, आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट से पूछ रहे हैं कि क्या ये वाली वैल्यू उस वैल्यू के बराबर है, अगर बराबर होगी तो क्या बोलेगा, ट्रू, अगर बराबर नहीं होगी तो क्या बोलेगा, फॉल्स। मजे की बात देख रहे हैं, ये नंबर है, ये बुलियन है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बोलता है, बराबर है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में आप ट्रू लिखें या वन लिखें, बात यही है, आप जीरो लिखें या फॉल्स लिखें, बात यही, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली बुलियन डेटा टाइप। लेकिन एक चीज है याद रखिए, इन दोनों का डेटा टाइप अभी भी अलग है, जीरो एक नंबर है और फॉल्स एक बुलियन है, दोनों का डेटा टाइप क्या है, अलग। अब ये मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूँ, आपने लिखा ट्रू, डबल इक्वल, एक और इक्वल दे दिया और मैंने उसको बोल दिया वन, तो मुझे क्या बोल रहा है, तीन इक्वल टू क्या होता है, इन तीन इक्वल टू का मतलब होता है कि डबल इक्वल का मतलब था कि क्या ये दोनों बराबर है, तीसरे इक्वल टू का मतलब है इनकी डेटा टाइप भी चेक करो, इनकी वैल्यू बराबर होना वो पूरी बात नहीं है, वो कह रहे हैं डेटा टाइप भी कंफर्म करो, तो उससे देखा कि हाँ दोनों बराबर तो है, लेकिन इन दोनों की डेटा टाइप बराबर नहीं है, तो एक चीज सही नहीं हुई तो उसने आपको मैं क्या बोल दिया, फॉल्स। जब एक चीज पास हो जाए एक चीज फेल हो जाए और जवाब फॉल्स आ जाए तो उसको आप टेक्निकल जबान में क्या कहते हैं, लेकिन कोई लॉजिकल गेट्स करें आप लोग, लॉजिकल गेट्स और नॉट और साइंस मैथमेटिक्स को नहीं लिखना है, वो कंप्यूटर साइंस को नहीं लिखना है। अच्छा तो जो आपका सर्किट होता है, जो कंप्यूटर का सर्किट होता है, उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स बनाए हुए होते हैं, कुछ फंक्शंस बनाए हुए होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल गेट। ये जो आप सारी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं ना, ये उन सबको मिलकर ही बनाई जाती है।
सही है। आपकी तारें समझने के इस तरीके से जोड़ी जाती हैं तो ये वाला चीज प्रूव होती है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल गेट। अभी अब आगे आप पढ़ोगे ये आएगा क्योंकि ये लास्ट में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कि लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं और इनका रिप्लाईज क्या होता है। सही है। आपने मैथमेटिक्स इसमें वो ग्रुप टेबल्स बनती हैं, जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको पता होगा कि ट्रुथ टेबल्स बनती हैं। ट्रुथ टेबल्स में हम लोग बेसिकली ये बताते हैं कि ये हो तो ये हो तो क्या हो, अगर ये हो तो क्या हो, सारे कॉम्बिनेशन हम आपको बता देते हैं। तो फिर इस पर हम आएंगे, लाजमी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने डेटा टाइप्स में ऊपर हम एडिशन कर लेते हैं, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, बूलियन पढ़ लिया। एक छठी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप बचती है, उसका नाम क्या है, क्या, हाँ हाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो डबल डबल इक्वल्स टू द वो लॉजिकल ऑपरेटर है। कौन सा वाला है इसका, तो ये तो अभी मैं सिर्फ एक वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ ना, सेमी कॉलन, हाँ हाँ सही, नहीं वो कह रहे हैं ये सेमी कॉलन ये लगाना पड़ता है। सही है। ये भाई एक भाई ने एक सवाल पूछा है कि यहाँ पे मैंने लाइन लिखी थी लेकिन यहाँ पे मैं क्या भी लगाया था, सेमी कॉलन। आपकी बात ठीक है, यहाँ पे लगाना चाहिए, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट और वीएस कोड इतना इंटेलिजेंट है, उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, तो एरर नहीं देता, जावा एरर देता है। अगर आप जावा में ऑपरेटर ये टर्मिनेशन ऑपरेटर ना लगाए तो सी प्लस प्लस एरर देता है और जावा भी एरर देता है, सॉलिडिटी भी एरर देता है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं एरर देती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि डायनेमिक लैंग्वेज है एरर नहीं होती। तो अगर आप लगाए ना लगाएं आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप कोड किसी को डिलीवर करें, जब आपका काम खत्म हो गया, अब आप कोड क्लाइंट को देने लगे, तो उससे पहले ये चीज लाजमी करें, क्योंकि ये आपके क्लीन कोड का हिस्सा है। ये बताता है कि आपका कोड कितना क्लीन है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, तो ये आपको चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अभी हम लोगों ने कौन सी डेटा टाइप करनी है, इन सब में से कभी आसान दिखने वाली डेटा टाइप है, उसको देख के लगता था खूबसूरत आसान डेटा टाइप है, लेकिन जब एरर मेथड्स आते हैं, यानी कि वो फंक्शन जो आपको जावास्क्रिप्ट देता है एरे से खेलने के लिए, जब आप वो करने आएंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया कितनी मुश्किल है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि एरे क्या है, इसके मेथड जो बाद में आएंगे। तो एरे सबसे पहले तो हमें वेरिएबल डिफाइन करना होता है, जैसे नॉर्मल डिफाइन करते हैं। ठीक है, माय लिस्ट, मैंने एक वेरिएबल दिया, आपका नाम क्या रखा, लिस्ट। ऑब्जेक्ट की क्या पहचान थी, कर्ली ब्रैकेट्स, ऑब्जेक्ट की क्या पहचान थी, कर्ली ब्रैकेट, और इसकी क्या पहचान है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी क्या पहचान है, जब भी आपको इसे स्क्वायर ब्रैकेट दिखे वो क्या समझ जाए वो क्या चीज है, एरे। इसको हम वेरीफाई करते हैं। अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमने लिखा है टाइप ऑफ माय लिस्ट। आई थिंक यहाँ पे हमारा कोड यही देते सर, डिक्लेयर किया ठीक है, पागल हो जाएगी।
नहीं नहीं, वैसे सही डिफाइन किया। नहीं उसका कोई फर्क नहीं आएगा, एक मिनट। वो ऊपर नया कोड आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, उसकी वजह से मसला हुआ है। तो एम्प्टी करते हैं फिलहाल, और यहाँ पे हम लिखते हैं माय। तो नीचे क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक खुद डेटा टाइप है। अब सवाल ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट था, वेरिएबल्स थे, नंबर थे, फ्लोट थे, स्ट्रिंग था, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि इसके अंदर डेटा सेव कैसे होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ इसमें डेटा है 1, 2, 3, 4, 5। एक चीज आप नोट करें कि इसमें भी कॉमा जैसे ऑब्जेक्ट में होता था, लेकिन इसमें की वैल्यू नहीं है। ये बात नोट की, इसमें की वैल्यू नहीं है। मैंने डायरेक्ट जो चीज सेव करवानी थी वो डायरेक्ट लिख दी, की वैल्यू नहीं थी। लेकिन देखते हैं ये प्रिंट कैसे करता है। यहाँ पे आगे फिर मैं मान लिख देता हूँ, तो आपको नीचे वैल्यू दिख रही है। ये आपको बता रहा है। अब इसके यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 0 1 2 3 है। इसका बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको एक्चुअली पता है, जो न्यू है तो आप लोगों की कोई गलती नहीं है अगर आपको नहीं पता तो। अब आपको बताते हैं, वो सारे परेशान हो रहे हैं कि आसपास जो सब कुछ पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा, तो टेंशन ना लें, अभी बताते हैं। देखिए काम ये होता है, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे 1 2 3 के अलावा ना हम कुछ और लिखें। कहते हैं यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उसी से बात आया ना। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये कौन सी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने सेव करवाई है इसके अंदर और इसके अंदर। बहुत सिंपल सी चीज है, और इसको हम लोग अगर हम यहाँ पे दोबारा देखें तो हमें बिल्कुल वैसे ही दिखा रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हमें दिखा रहे हैं कि एरे में, एरे के अंदर क्या चीजें सेव हुई हुई है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। देखिए अब सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि जब मुझे ऑब्जेक्ट में मॉडल चाहिए था तो मैं क्या लिख रहा था, कार्ड और मॉडल। जब मुझे उसका नाम चाहिए था मैं लिख रहा था कार्ड और नेम। और सवाल उठता है कि मुझे लाहौर चाहिए तो कैसे आएगा। तो इसका हल निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट के बनाने वालों ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि एरे जो होगी वो एक सीक्वेंस होगा। वो क्या होगा, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की पहचान होती है कि वो एक नंबर फॉरवर्ड में चलता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, समझ गए। तो उन्होंने इसको एक नंबरिंग दे दी है। अब नंबर खास वाले स्टार कहां से होता है, अब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये कौन सा इंडेक्स है, इसको इंडेक्स कहते हैं। बेसिकली इस नंबर को क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो मैं बोलूँ कहता हूँ कौन सी पोजीशन पे, आप बोले दूसरी पोजीशन पे। जो एक नॉर्मल बंदा है वो क्या बोलेगा, कौन सी पोजीशन पे, दूसरी। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर, तो यही सवाल जब मैं आपसे पूछूंगा कि लाहौर कौन सी पोजीशन पे, आप इसको क्या बोलेंगे, वन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि कराची 0 पर है, लाहौर 1 पर है और इस्लामाबाद 2 पर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट में होता था, लेकिन फर्क यह है कि ये क्योंकि एरे है तो एरे में वो चीजें नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब है मुझे लाहौर चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको पहले बताऊंगा कि कौन सी एरे, फिर मैं उसको बताऊंगा उसका कौन सा नंबर। आपको समझ आ रहा है मेरे नंबर्स क्यों आते हैं। मैं नंबर्स पहले लिखता है 1 2 3 4 5 और मैं लिखता है -1 या -2, आपको रिप्लाई आता है 2, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
अभी यहाँ पे -1 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 लिखेंगे आपको क्या मिलेगा, -0 लिखेंगे कराची। जरा देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं माई लिस्ट, मैंने लिखा डॉट, मैंने लिखा 0, तो नीचे क्या आया, कुछ भी नहीं। तो इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि एरे का डेटा लाने का थोड़ा तरीका मुख्तलिफ है, ऑब्जेक्ट वाला नहीं है। अब वो क्या तरीका है, तो ये तरीका है कि आप इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और नीचे क्या लिख दें, एरे का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उस स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसको बताते हैं कि आपको कौन से नंबर वाली वैल्यू चाहिए। बात है कि पाइथन जावास्क्रिप्ट इस बात पे बिल्कुल सेम है। पाइथन में भी अगर आपको एरे लगानी है और उस एरे में आपको नंबर पास करते हैं तो आपको क्या अप्लाई कर देता है, उसकी सेम डिक्टो कोड कोई फर्क नहीं। एरे के मुकाबले में जावास्क्रिप्ट और पाइथन बिल्कुल एक जैसा उसका लूप चलता है, एक जैसा सिस्टम सारा उसमें एक जैसा ही है। अब यहाँ पे मिल गया कराची। अच्छा, मुझे अब एक बात कोई बता सकता है कि जब ऑब्जेक्ट था और एक ऑब्जेक्ट इतना अच्छा सिस्टम था, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एरे क्यों बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे फर्ज करें कि मुझे उसको बताना चाहिए कि पाकिस्तान में जो शहर के नाम है वो मुझे सेव करना है, ये तो नहीं करूंगा सिटी 1 इक्वल्स टू कराची, सिटी 2 इक्वल्स टू लाहौर, सिटी 3, इधर बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है कि आपने एक वेरिएबल बनाया सिटीज के नाम का, उस वेरिएबल में क्या सेव करा दी, एरे, उस एरे में सारे आपने क्या सेव करा दिए, पाकिस्तान के सिटीज के नाम। लेकिन एक सवाल है, यही बात ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। इंडेक्स को आप उसमें की भी रहेगा, जीरो कर देते आप जीरो उस तरीके से किया है। तो भगवान में आइडिया देने की क्या जरूरत है, देखें रास्ता क्या होता है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बनाते हुए बात कही थी कि ऑब्जेक्ट वहां पे अच्छा है जब आपको ये पता हो कि आपको इंफॉर्मेशन क्या लेनी है, आपको ये पता होगा इंफॉर्मेशन क्या लेनी है। आपको पता है आपको नाम चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, फादर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, कितनी वैल्यू भी ये आपको जरूरी है, तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। जब आपको नहीं पता कि सिटीज के नाम कितने आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे, 500 आएंगे, 1000 आएंगे, 50 आएंगे, तो आप क्या इस्तेमाल करें, एरे की क्वालिटी है कि वो एक्सपेंडेबल है, वो आसानी से बढ़ी जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। आप उससे जितना डेटा जा सकता है जितना डेटा डिलीट कर सकते हैं, तो वो क्या है, सारी फ्लेक्सिबल। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सही है, मुझे स्टूडेंट्स को सेव कराना है, मुझे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है, मुझे स्टूडेंट को सेव कराना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ऑब्जेक्ट क्या है। जी, तो मेरा सवाल था, स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा आ रहा है, सही है, मुझे पता है कि ये डेटा आ रहा है, कितना डेटा है उसका मुझसे कोई तजुर्बा नहीं है, मुझे स्टूडेंट को डेटा का बस कहीं सेव करा देना, तो वो मैं किसी न किसी सेव करवाऊंगा। ऑब्जेक्ट है एरे, उसकी वजह क्या है, सर में आइडिया नहीं है कि क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, 40 आएंगे, तो हम किसमें सेव करवाते जाएंगे, एरे में। लेकिन मुझे एक स्टूडेंट का डेटा सेव करवाना है, तो मैं किसमें सेव करवाऊंगा, ऑब्जेक्ट में। इससे आपको एक बात समझ आई कि एरे में क्या सेव हो सकता है। इसका मतलब है कि एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट सेव हो सकता है। समझ में कि एक ऑब्जेक्ट में एक स्टूडेंट का डेटा,
दूसरे ऑब्जेक्ट में दूसरे स्टूडेंट का डेटा, इस तरीके से किस तरीके आपके जो स्टूडेंट का डेटा है सेव हो सकता है। ये मैं एक डेटा टाइप आपको बता रहा हूँ जो कि टिपिकली जब आप बैकएंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज समझ आएगी कि ये हम ऐसे ही सेव करवाते हैं। एपीआई वगैरह जब आप बनाते हैं तो बैकएंड पे तो आप इसको कैसे करवाते हैं एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, आपके पास एरे होता है, उस एरे के अंदर आप बहुत सारे स्टूडेंट को सेव करते जाते हैं। एक स्टूडेंट का डेटा उसके अंदर होता है, ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट जाके किसी के एरे के इंडेक्स पे सेव हो जाता है। जो बच्चों को इंडेक्स नहीं पता, इंडेक्स में उसी चीज को कह रहा हूँ कि इस एरे में ये कौन सा इंडेक्स पर है, 0, ये किस पे है, ये किस पे है। तो नॉलेज क्या बहुत आज की क्या इसको भी करते हैं, वही अलग क्लास में करेंगे, हाँ एक अलग अलग क्लास में करेंगे। मेरा अरे को और डिटेल में रिसर्च करना है, अभी बहुत बढ़ते हैं। तो अभी क्योंकि आप लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेशन उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करें और मैंने कोशिश की है, मैं मुझे अच्छा पुरानी वाली वीडियो है उसको मेरी भी शायद कुछ उसके साथ हुआ है और दो वीडियो इसमें जैसे आज तक किया था मैंने थोड़ा सा रिविजन भी दिया कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा से अगर पिछली वीडियो नहीं मिली तो कम अज कम आपको जो बनाया चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ी देर अपलोड करेगा, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे।